हेलो एवरीवन। हम इस चैप्टर में अब आगे बात करते हैं कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि हिमालयन रीजन में जो हैं और हिमालयन रीजन्स को डिग्रेड करते हैं। वहाँ पर कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। लास्ट आपको पता है कि हमने इंडियन कोरल्स के बारे में पढ़ लिया था और उसमें एक बहुत बेहतरीन हमने चीज़ एक जो पढ़ी थी वो थी बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ज्योग्राफी में किसी प्रकार की एक पत्थर होता है, एक रॉक होता है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इसका मतलब प्रॉपर तरीके से एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है ना, जो कि कोरल्स को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है ना। और कोरल्स के पास जैसे ही आर्टिफिशियल सपोर्ट आता है उसके नखरे बढ़ जाते हैं कि जूस एंड थैली की मेरे को ज़रूरत नहीं है, चल निकल, है ना। फिर हिमालयस के अंदर कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज देखो। हिमालयन रीजन में नेचुरल वेजिटेशन तो काफ़ी अधिक मात्रा में, अधिक तादाद में है, ठीक है। एंड फॉर दिस रीज़न इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ जाइंट कार्बन सिंक, यानी कि ये मदद करता है किसमें, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। काफ़ी सारे स्पीशीज़ जो है आपका फ्लोरा फौना के यहाँ पर देखने को मिलती हैं, स्पेशली ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर से देखा भी था। प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर है ना, 14 चैप्टर तो अभी हमने करा नहीं है फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो हम अपडेटेड वे में करेंगे। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एपिडेमिक स्पीशीज़। एपिडेमिक स्पीशीज़ मतलब क्या, कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक स्पीशीज़, एपिडेमिक कह रहा हूँ, बीमारियाँ वाली नहीं, एंडेमिक, जो मूल रूप से हिमालयन रीजन्स की निवासी हैं और वो यहीं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा कोई एक स्पीशी, क्या मैं इसका नाम ले सकता हूँ, स्नो लेपर्ड का, या फिर स्पीशीज़ लाइक आर्टिक, या फिर हिमालयन फॉक्स, है ना, बर्फीली जगह पर, मतलब जो भी आपको मिल सके। उसके बाद क्या यहाँ पर भी हिमालयन रीजन्स पे भी आपको क्या लगता है कि बड़ी सारी स्पीशीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ, ऐसे आती हैं क्या, माइग्रेशन के लिए आती है? क्या ये एक स्टॉप ओवर पॉइंट है? बताओ। बिल्कुल। अब हिमालयन एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? जो हिमालयन रीजन है वो, उसकी जो टोपोग्राफी है काफ़ी यंग है, साथ में अनस्टेबल भी है। यंग क्यों है? बिकॉज हिमालयस के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आज भी पास आते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालयस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिनकी हाइट कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के पास आने की वजह से, जिसको आप क्या कहते हो, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। रिसेंटली यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी गई कि ये रीजन काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल भी है, बिकॉज अब यहाँ पर बड़ी सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होने लगी हैं जो कि इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल बनाती चली जा रही हैं। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने के कारण, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने के कारण, सच एज अनचेक टूरिज्म, माउंटेनियरिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, इनडिस्क्रिमिनेट अर्बनाइजेशन, और कभी कभार कुछ पहाड़ी इलाकों में, ऐसे हिमालयस की पहाड़ी इलाकों में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि ब्लास्ट होते हैं, माइन ब्लास्ट होते हैं, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। और बड़ी सारी जगहों में फिर ऐसे अर्बनाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ इवेंट्स लाइक एवेलांचेस भी
जो होते हैं वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो मर जाते हैं, राइट, या बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। अब हिमालय से जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं? एक है बायोटिक प्रेशर। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इट हैज़ रिजल्टेड इन हाई बायोटिक प्रेशर बाय पुटिंग अ प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। बड़े सारे जो स्पीशीज हैं दे आर नाउ थ्रेटन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने के कारण, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होने के कारण, इंसानों की हरकतों की वजह से, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और अर्बनाइजेशन की वजह से। यहाँ पर भी आपको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। स्नो लेपर्ड्स को हंट करा जाता है टू सेव लाइफ स्टॉक, ठीक है। स्नो लेपर्ड तो आपको भी देखने को मिल सकते हैं वैसे हिमालयन ट्रैकिंग पे, भारत दर्शन के टूर पर लवासना से, ठीक है। तो श्रेया क्या करोगे अगर मिल गया तो? वहाँ पर कोई गाइड नहीं होता, ग्रुप बना के खुद जाना पड़ता है। उस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि अब हम ऑफिसर हैं, देश को हमारी ज़रूरत है ना, तो ऐसे केस में स्नो लेपर्ड को मारना ही ठीक रहेगा। या तो उसे शिकार बना लो या उसका शिकार हो जाओ। उस टाइम पर श्रेय जीएस पेपर 4 याद नहीं आएगा, ठीक है, जब वो सामने खड़ा होगा। सेल्फ डिफेंस में मार सकती है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जीएस पेपर 4 याद नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। नहीं वो डर होता है एक्चुअली। वो टेंट बैठ के, ये लोग टेंट में सो रहे होते हैं ना। अब वो 3 दिन ऐसे होते हैं कि अपना मतलब सारा इंतज़ाम खुद करना होता है। अब इंसान ऑब्वियसली बात है वॉशरूम के लिए तो बाहर जाएगा ही ना। अब उस टाइम पर स्नो लेपर्ड थप्पा बोल दे तो, है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट। एयर पॉल्यूशन जो है ड्यू टू इंक्रीज इन द व्हीकल डेंसिटी, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, डोमेस्टिक सीवेज की वजह से ये इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बनाते जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट डंप इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है अर्बनाइजेशन की वजह से, टूरिज्म डेवलपमेंट होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो डेब्रिस, कूड़ा कचरा, कबाड़ है, ये इकट्ठा होने लगा है। और स्पेशली वाटर कोर्सेज के किनारे, जिसकी वजह से वेट सीजन में फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अब ये फ्लैश फ्लड्स में बेसिकली किस फॉर्म के अंदर आते हैं? ग्लेशियर्स, आपको पता है कि वो पिघल के गर्मियों के सीज़न में मतलब ग्लेशियर्स पिघलेंगे और वो पानी लेकर आएंगे, जिससे वो वैसे तो सदाबहारी ये वाला काम कर रहे होते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स, है ना, लेकिन उसके साथ ही अगर ये वेस्ट जो डंप होता है तो वो पानी जो होता है नीचे आते आते, नीचे वाली टोपोग्राफी तक आते आते वो अस्वच्छ हो जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की समस्या वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक कॉमन समस्या है, ये यूनिवर्सल है, रैम्पेंट है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, हिमालयंस भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिफॉरेस्टेशन से बचे हुए हैं। जैसा कि आप शुरू से बात ही कर लो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, तो मैन्यूस्क्रिप्ट शुरू से अभी तो छोड़ दो, लेकिन हिमालयाज़ में जो पेड़ वगैरह की काटने की बहुत छोटी स्केल पे ही सही, लेकिन जो प्रक्रिया थी वो तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ही स्टार्ट हो गई थी वैसे तो, है ना। तो वो जो बार्क लिया जाता था उसको क्या कहते थे हम लोग, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी? वेरी गुड, बर्ड्स बॉक्स, ठीक है। तो ये तो बॉक्स, तो ये तो लिया ही जाता था ना यहाँ से, ये तो हम कह सकते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब हमेशा वैसे तो यही होता है कि लार्ज स्केल पे काटना, लेकिन पेड़ तो पेड़ ही है ना। अब जैसे जिसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो वो ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो वो डिफॉरेस्टेशन का रूप ले लेगा। तो पेड़ जो है उनको गिराया जाता है फॉर द टिम्बर विच फाइंड्स मैनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, एंड जो स्लोप है वो इनस्टेबल हो जाती है, एंड लैंडस्लाइड्स ऐसे रीजन में काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, जो कि एक प्रकार से फिर इनवाइट करता है डिज़ास्टर्स को और इकोनॉमिक लॉस को। फिर डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है हिमालय रीजन्स में, देयर कंस्ट्रक्शन हैज़ वीकेंड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टीप स्लोप्स कॉजिंग लैंडस्लाइड्स। टनल्स की जो ड्रिलिंग होती है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करते हुए
जो लोग हैं वहाँ पर उनके लिए रास्ता शॉर्ट करना, ये कर दिया जाए। इसकी वजह से नए नए अननेचुरल वाटर कोर्सेज जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल सॉइल इरोजन होती है, और जो सॉइल स्ट्रेटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। अल्टीमेटली वाला बेसिकली अनस्टेबल जो हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है, सॉइल इरोजन। अब ये वाली चीज़ कैसे वर्क करती है, आपको याद होगा मैंने हड़प्पा के कंटेक्स्ट में आपको ये स्ट्रैटिफिकेशन वाली चीज़ बताई थी, स्ट्रैटिग्राफी। सॉइल की लेयर ना बड़े सालों की मुशक्क़त से एक लेयर बनती है ना। अब जब यहाँ पर इसको हटाकर किसी ना किसी प्रकार का एक ऐसा ये कोई टनल बना दिया गया यहाँ से, तो ये जो लेयर है जब इसको तोड़ा गया बीच में से, तो अब ये उतनी ज़्यादा इंटैक्ट नहीं रह जाती है, इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रह जाती है। आपने इसकी कॉम्पैक्टनेस को, इंटैक्टनेस को तोड़ दिया, इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाती है। ऐसी जो सॉइल लेयर्स स्ट्रेटम होती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद चेंज ऑफ रिवर कोर्सेज विच कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन न्यू साइट्स, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स के चांसेस जो है वो वेट सीजन में बढ़ जाते हैं। एंड फ्लड्स या फिर फ्लैश फ्लड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको ज्योग्राफी में आने वाले चैप्टर्स में भी करवाने वाला हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्लैश फ्लड के बारे में यूपीएससी अपने मेंस में पूछ चुका है अभी रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन। और ये फ्लैश फ्लड का जो टॉपिक है, ये जीएस पेपर 1 में आपके ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ जीएस पेपर 3 भी यूज़ होगा आपका। क्यों? बिकॉज यहाँ पर फ्लैश फ्लड एक डिज़ास्टर है, फिर आप उस डिज़ास्टर को मैनेज करने की बात भी तो करोगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में गिवन है। तो जीएस पेपर 1 में और 3 में जो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो चलता है वो तीनों साथ में चलता है। और अगर आप सॉल्यूशन के तौर पर कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ दे सकते हो तो वो और अच्छी चीज़ होती है, वो भी फिर जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बन जाता है। अब जैसे कोरल रीफ्स आप पढ़ रहे हो, आपने कोरल रीफ्स बहुत कुछ करा तो आपको याद आ रहा है, अच्छा यार ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है और ये मेरे ईवीएस का भी पार्ट है, क्योंकि मैंने उसको पीएमएफ-आईएएस में पढ़ रखा है। लेकिन वहीं पर अगर आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट करते हुए बायो रॉक दे दो, बायो रॉक का कंसेप्ट समझाते हो, तो बायो रॉक एक टेक्नोलॉजी है, आपने कनेक्ट कर दिया इसको। ऐसे करके होलिस्टिक, मतलब आपको जो अपने प्रिपरेशन की जो फूड चेन, फूड वेब बनानी होती है, वो ऐसी ही बनानी होती है। ठीक है, उसका ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कोरल रीफ्स और ये आपका कोरल ब्लीचिंग एंड बायो रॉक टेक्नोलॉजी एज अ सॉल्यूशन। उसके बाद अर्बनाइजेशन टू मीट टूरिज्म नीड्स। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हिमालयास में काफ़ी सालों से बहुत जो है फल रही है, फूल रही है, पनप रही है, आगे जा रही है, जिसकी वजह से जो रुकने की फैसिलिटीज़ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। बिल्डिंग्स इसकी वजह से कंस्ट्रक्ट करी जा रही हैं अंधाधुंध, और अलग अलग जो हैं रूट्स पर कंस्ट्रक्ट करी जा रही हैं। कभी कभार हिमालयस में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन इनको फॉलो नहीं करा जाता। नेचुरल साइट जो होती हैं इस प्रकार की इलीगल कंस्ट्रक्शंस के लिए वो होती है रिवर बैंक्स, ड्राइड या फिर ओल्ड आउट रिवर कोर्सेज या फिर स्लोप रीजन्स, जिसकी वजह से जब वो होटल या फिर कोई भी दुकानें या फिर रुकने के जो रेस्ट हाउसेज होते हैं सब बिल्ड तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ की टोपोग्राफी या फिर जो सॉइल होती है वो इंटैक्ट नहीं रह जाती, उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रह जाती है, और फिर जब वो ऐसा रीजन, पहाड़ी इलाका अपना बदला लेने पर आता है तो वो लैंडस्लाइड्स करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक तो लोगों ने जितना अपना पैसा लगाया होता है वो तो जाता ही है, प्लस जान माल की हानि होती है। वेट सीजन के टाइम पर लैंडस्लाइड बिकम कॉमन अलोंग द स्लोप रीजन्स दैट आर अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जो डेब्रिस है ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट से वो रिवर कोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स होते हैं, एंड ऑल दीज कॉज ग्रेट डैमेज टू द फ्रेजाइल इकोलॉजी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से, टूरिज्म की वजह से और मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी नीड्स की वजह से यहाँ पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है, एंड रेलवे लाइंस भी हिमालयन स्लोप्स के अंदर बने हैं।
इंस्टेबिलिटी जो कि इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से होती है, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इन द स्लोप्स ऑफ द रीजन। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर सारा मुद्दा एक ही बात पे आके अटक जाएगा ना, लैंडस्लाइड्स, है ना। अब चाहे वो दो चीज़ों की वजह से हो, या तो रिवर कोर्स की वजह से, या किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद कल्चरल या पिलग्रिमेज टूरिज्म। बड़े सारे जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट की, एकोमोडेशन की, वेस्ट डिस्पोजल की, दूसरी एमिनिटीज़ की। हर साल जब वहाँ पर पिलग्रिम्स बढ़ते जाते हैं उस रीजन में, फिर भी ये देखते हुए कि आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, जो यात्री हैं, वो इतने सारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस कड़े बंदोबस्त यहाँ पर नहीं कर जाते हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ ग्रॉस लैक ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और टूरिस्ट को कितना रखना है, कैसे वो क्या करना है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते भी हैं वो कंप्लाई कर ही नहीं जाते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई प्रॉपर है भी नहीं वहाँ पर पहाड़ों की साइड पर। तो एज अ रिजल्ट सेंसिटिव इकोसिस्टम्स एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ दिस एरियाज आर फेसिंग प्रेशर्स फार बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज जो है ये सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है हिमालयन इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि अगर ये होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हिमालयन रीजन्स में क्या है सबसे ज़्यादा, ग्लेशियर्स। फिर ग्लेशियर्स की जो है वो बर्फ़ वो पिघलेगी, जिसकी वजह से, वैसे तो हिमालयन रीजन्स हमें सदाबहार पेरिनियन रिवर्स देती हैं, है ना, हिमालयन रिवर्स, और उनका पानी फ्लो करता रहता है, लेकिन अगर उसका बहाव जो बढ़ेगा और ग्लेशियर्स अगर दोबारा बन नहीं पाए और उस रीजन के अंदर अगर गर्मी छा गई, है ना, ग्लेशियर्स की भी तो एक रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, तभी तो वो धीरे धीरे पिघलते पिघलते हिमालयन रिवर्स को इनवाइट करते हैं, जो कि पेरिनियल फॉर्म में होती है ना। ये साइकिल चलती जाती है ना, कि नहीं चलती जाती है ना। अगर वही सारी बर्फ़ एक ही बार में पिघल गई तो नीचे प्लेन रीजन्स में आकर ये नीचे वाली टोपोग्राफी में फ्लडिंग्स होंगी कि नहीं होंगी, लोग बेघर होंगे। और जिस चीज़ के ऊपर हम प्राउड फील करते हैं कि हिमालयाज़ के फुट हिल्स के नीचे जस्ट कौन से प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर सिल्ट एंड सिल्टेशन ना रहकर, सेडिमेंटेशन ना रहकर, फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट्स ना रहकर, वो पूरा का पूरा उधर वो ऐसे रीजन बन जाएंगे, वो सॉइल इरोजन हो जाएगा उनका पूरा का पूरा, और खेती बाड़ी फिर अच्छे से नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड बस्टिंग ऑफ लेक्स, इट क्रिएट्स हैवोक डाउनस्ट्रीम। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे अगर ऊपर से कुछ भी अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो नीचे जाकर वो हिमालयन फुटहिल्स में, प्लेन रीजन में जाकर तबाही मचाएंगे। रिसेंटली देखा गया है जो स्नो लाइन जो है वो कम होने लगी है, इसकी वजह से लोकल बायोडाइवर्सिटी हिमालयन रीजन की अफेक्ट होने लगी है काफ़ी हद तक। बड़े सारे जो स्पीशीज़ हैं जो कि एडजस्ट कर चुके हैं कोल्ड क्लाइमेट से, कोल्ड इन्वायरमेंट से, दे आर मूविंग फर्दर अप द स्लोप्स। वो अपना नॉर्मल प्रे बेस जो है, ये PREY है, प्रे बेस जो है वो अपना खो चुके हैं और दे आर इन अ स्ट्रगल मूड टू सर्वाइव। अब ऐसा क्यों करा उन्होंने, वो ऊपर क्यों चले गए यार? वो ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडजस्ट हो गए थे बड़े सारे सालों से, ये उनका एक एवोल्यूशनरी फीचर बन गया था, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की उनकी थ्योरी बन गई थी। अब क्या है, हिमालयाज के ऐसे रीजन को मान लो, आप देखो ज़रा ध्यान से देखना,
इसको ज़रा देखो, ये एक हिमालयन पहाड़ है जहाँ पर ये है इसका स्नो लाइन कवर। यहाँ से आपको बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगी। बड़े सारे जो जीव जंतु हैं यहाँ पर, एनिमल्स वगैरह स्पीशीज़, उनको ठंडे रीजन में रहने की आदत पड़ गई थी। इस इलाके में, इस लेयर पे, इस वाली लेयर पे। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। अब क्या हुआ, यहां पर इस जगह पर ग्लोबल वार्मिंग हुई बढ़ना स्टार्ट। तो ये जो लेयर थी, जो स्नोलाइन कवर था, यहां से शुरू हुआ ग्लेशियर पिघलना और अल्टीमेटली रिवर्स का जो बहाव था वो भी तेज हो गया। ठीक है, अब ये एनिमल जो कि यहाँ पर स्नोलाइन के बेस के पास मिलता था, अब ऐसे एनिमल्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ये ऊपर की तरफ मूव कर गए। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव कर गए तो इनका यहाँ पर जो जो एनिमल जिनको ये मार के खाते थे, जो उनकी हंटिंग, इनके सर्वाइवल के लिए जो चल रही थी इस लेवल पर, ये ब्लू जोन पर, अब वो ऊपर चली जाएगी। इस लेवल पर जहां पर मैंने बनाया ऑरेंज जोन। लेकिन पॉइंट ये है कि इनका यहां पर प्रे बेस कोई है ही नहीं। इतनी ऊपर, इतने ठंडे इलाके में क्या ही मिलेगा इनको, इतने सारे जानवर, या किसको ही खाएंगे ये। इनके लिए ऊपर जाना इनकी मजबूरी थी। क्यों? वेरी गुड, ये कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ही एक्लिमेटाइज कर लिया था इन्होंने अपने आप को, वहीं पर रह सकते थे। वो नहीं रह सकते थे नीचे, मर जाते वरना वो, उनको उनकी बॉडी ने अलाउ नहीं करा तो वो ऊपर ले गई उनको। गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, मान लो श्रेया, जिसमें कि आप ना दूसरे वाले कमरे में सोए हुए हो, ठीक है, और गर्मी, आपने पहले बोला कि नहीं हमें अलग, मतलब इसी कमरे में सोना है, कोई बात नहीं, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, कूलर नहीं है, हम सो लेंगे। अब रात को आपको एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि आप पसीना पसीना हो गए, तो आप बीच रात में उठ के जाओगे कि नहीं जाओगे मम्मी पापा के कमरे में जहाँ पर एसी चल रहा होगा या कूलर चल रहा होगा? एटलीस्ट बॉडी अलाउ नहीं कर रही ना वहाँ पर। आपको लग रहा है अगला दिन बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीमार ना पड़ जाओ, पानी की कमी ना हो जाए शरीर में, तो आप चले गए वहाँ पर। अब ऐसी इनको बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी और ये ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन वहाँ पर अब कुछ अवेलेबल नहीं है इनके खाने के लिए। तो मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। नीचे प्रे बेस था लेकिन मर जाते, ऊपर शरीर ले गया, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो नीचे गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, और ऊपर लेकिन खाने को अवेलेबल नहीं है। अब ये जो है ये क्या है? यही तो एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग, राइट?
अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? अच्छे से जल्दी बताओ। हिमालयन एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? बैन ऑन प्लास्टिक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो राज्य की सरकार है उन्होंने एक एक्ट पास करा, हिमालयन प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, in order to prevent throwing and disposing non-biodegradable garbage in public drains, roads, etc. Non-biodegradable garbage कौन सा होता है? जो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाता, राइट? वेरी गुड। उसके बाद इट वॉज देन इंक्रीज्ड द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स टू 70 माइक्रॉन्स ऑफ वर्जिन मटेरियल। याद है मैंने आपको बताया था वर्जिन मटेरियल जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, आर्टिकल कवर करा था अप्रैल मैगजीन के अंदर, मैंने वहाँ पर जिक्र करा था इसका, वर्जिन प्लास्टिक्स का, ठीक है, विच एक्सीड्स द 20 माइक्रोन थिकनेस, जो कि रिकमेंड करा था सेंट्रल रूल्स ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स ने 20 माइक्रोन रिकमेंड करा था, और यहाँ पर रूल ने कितना कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना रूल बना दिया वर्जिन मटेरियल प्लास्टिक्स का या कैरी बैग्स का? 70 माइक्रोन, ठीक है। फर्दर अब 70 माइक्रोन क्यों कर दिया गया? ताकि बार बार उसको यूज़ करा जा सके, एकदम से वो डिस्पोज ऑफ ना हो, ठीक है। State government has taken a cabinet decision also to ban plastics altogether in the entire state since 2009. अब आप जैसे अमेजन को देखो, आप डिलीवरी वगैरह मंगवाते हो, वो बॉक्स या पूरा का पूरा कार्टून है गत्ते का देकर जाते हैं कि नहीं देकर जाते हैं, और उस पर लिखा भी होता है कभी कभार एनवायरमेंट फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, इस वजह से हम ये दे रहे हैं। गत्ते कभी भी संभाले ना जा सके ना आपको, और अगर आप उसको देख रहा हो कि ये बायोडिग्रेडेबल तो है लेकिन ये सिर्फ नाम का है, हम इससे करें क्या? तो वैसे तो गत्ते को देखो कबाड़ी वाले को बेचा जाता है, या फिर आप उसको वैसे ही वो कर दो, लेकिन गत्ते अगर बहुत ज़्यादा भर रहे हो तो उसकी एक ट्रिक बताऊँ श्रेया, आप उसको बाथरूम की बाल्टी में उस बड़े से बड़े गत्ते को, आपने कुछ भी मंगवा रखा हो, आप आधे घंटे के लिए डुबा दो, उस पूरे गत्ते को डाल दो पानी के अंदर, भले वो पूरा नहीं डूबा है, अपने आप डूब जाएगा वो। उसके बाद जब आप उसको निकालोगे ना, आप अपने हाथ के मुट्ठी बराबर एक इतनी बड़े से बड़े गत्ते की बॉल बना लोगे, बस उस बॉल को डस्टबिन के अंदर डाल दो। ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ लेक्स इन द रीजन, जो नैनीताल लेक है, इट इज़ द सोल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर नैनीताल टाउन, ये जो कि एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्बन वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, और वाटर क्वालिटी अफेक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल के सिस्टम पहाड़ी इलाकों पे अच्छे से नहीं हो पाते। प्लेन रीजन में ही नहीं है, दिल्ली का वो याद है गार्बेज माउंटेन, है ना, जब वहीं नहीं हो पा रहा था पहाड़ों पे, मतलब क्या ही मैनेज हो पाएगा अच्छे से। तो वाटर बॉडी को कंजर्व करने के लिए जो रेसिडेंट्स हैं दे हैव shifted on to scientific garbage disposal system under the project name Mission Butterfly by Nainital Lake Conservation Project। जो स्वीपर्स हैं ऑन अ स्मॉल मंथली चार्ज दे कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ईच हाउस होल्ड एंड डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू द कंपोस्ट पिट्स। रेजिडेंट्स के अलावा स्कूल और होटल ओनर्स जो हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया है इस चीज़ के लिए अथॉरिटीज़ को, ताकि वो अपने प्रीशियस एनवायरनमेंट को बचा सकें, इकोसिस्टम को बचा सकें। इन एडिशन दे आर एबल टू जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बाय कन्वर्टिंग इट टू मैन्योर। हमारे देश में बड़े सारे ऐसे इलाके भी हैं, वो पता है क्या बोलते हैं श्रेया, आप हमारे पास प्लास्टिक लेकर आओ, आप हमारे पास ऐसे पेपर के ये जो बॉक्सेस हैं ये लेकर आओ, और कुल मिलाकर ये वाला वेस्ट मटेरियल लेकर आओ, और इसके एक्सचेंज में टेक वन टाइम मील फॉर फ्री। ये गुड इनिशिएटिव्स मैं आपको ना जीएस पेपर 4 में करवाऊंगा, एथिक्स वाले में, बड़ी सारी केस स्टडीज के थ्रू, ये बस मैं करवाऊंगा आपको।
जैसे तमिलनाडु में एक आईएएस ऑफिसर है, जो बुजुर्ग वगैरह नहीं होते हैं, जो बच्चे होते हैं जैसे जिनका कोई नहीं होता है, बुजुर्ग वगैरह जिसको उनके घर वालों ने, बच्चों ने बाहर निकाल दिया होता है, तो वो क्या करता है, उसने एक होटल खुलवा रखा है। 1 रुपये आप दो, एक टोकन लो, और अनलिमिटेड खाना खाओ वहां पर। और ऐसा भी नहीं कि खाना वाला कुछ भी मतलब हो गया, कुछ भी दे दिया गया। मंडे से संडे तक श्रेया जो आइटम्स होते इस मील में एक भी रिपीटेड मोड पे नहीं मिलेंगे आपको। मतलब अगर आप मंडे को दाल चावल रोटी और वो सब वो खा चुकी हो ना, तो वो आपको पूरे हफ्ते फिर देखने को दोबारा नहीं मिलेगी फिर वो। और बकवास खाना भी नहीं है, 7 से 9 आइटम देता है वो। कोई रिटर्न नहीं, ये मतलब ये इनिशिएटिव एक अलग बता रहा था एनवायरमेंट वाला, ये एक अच्छा इनिशिएटिव बता रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर का 1 रुपये लेकर। ठीक है, तो उसके बाद असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स एक्ट 2006। ये जो असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2006 है, इसको लाया गया था टू प्रिवेंट इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडीज इन द अर्बन एरियाज। इस एक्ट के अंतर्गत जो राज्य की सरकार है असम की, इट कैन ब्रिंग एनी हिल अंडर इट्स निगरानी अंडर इट्स परव्यू फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, असम की हिल ने एक दूसरा टाइम जोन डिमांड करा था भारत की सरकार से, असम के चीफ मिनिस्टर ने कुछ साल पहले। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा टाइम जोन? हाँ नहीं, टी जोन तो ठीक है, हिंदी में बोलो, चाय बागान। चाय बागान टाइम जोन। ऐसा क्यों? क्योंकि असम और गुजरात में सूरज उगना और सूरज डूबने के बीच में लगभग कितने घंटे का फर्क आ जाता है? लगभग 2-2.5 घंटे का फर्क आ जाता है, इस वजह से। लेकिन है क्या? सुबह के है ना, हाँ। अच्छा ऐसा क्यों कि असम में पहले आ जाता है और गुजरात में बाद में आता, मतलब वेस्ट साइड बाद में आता है? वेरी गुड। ईस्टवर्ड की तरफ टाइम जल्दी होता है, तभी तो हम ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन से कितना आगे हैं, कितने घंटे? 5.5 घंटे। यानी कि हमारे यहाँ सुबह जल्दी होती है और ब्रिटेन में, यूके में, लंदन में लेट होती है। लेकिन हमसे भी जल्दी सुबह जापान में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। ऑस्ट्रेलिया को तो मान ही लो टिप पर है, क्योंकि वो बिल्कुल। वेरी गुड। जिसने भी श्रेय आपको ये बताया उसकी तारीफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिक्किम की इको टूरिज्म पॉलिसी। सिक्किम द अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये एक पॉलिसी मोटो है स्टेट का। अच्छा, इस तरीके के कभी कभार ना चौंका देने वाले नॉनसेंस से जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कभी कभार आ जाते हैं। जैसे उसने ये पूछा था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये रिसेंटली एक मूवी आई है 2000 आई थिंक 15-16 का क्वेश्चन था यूपीएससी का या प्रीलिम्स का, 17 का। तो 17 का तो नहीं, 15-16 का ही क्वेश्चन था ये। तो ये किसके ऊपर मूवी आई है? तो इस प्रकार के थोड़े से कुछ इक्के दुक्के नॉनसेंस चीज़ें ना पूछ लेता है। जैसे 2 बार से कुछ भी ना करके वो अब स्पोर्ट्स के बारे में पूछना शुरू हो गया है। अब वो 2 बार से हिंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू ही कर दिया जाए। या पता चला बैठ के लिस्ट बना रहे हैं कि इस साल हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज हुई थी, कौन उसका डायरेक्टर था, क्या था। ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। तो सिक्किम की इको टूरिज्म पॉलिसी, क्वेश्चन ये आ सकता है कल को कि ये द अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये कौन से स्टेट की पॉलिसी मोटो है? तो ये सिक्किम का है। वो सिक्किम को नाम को छुपा लेंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे, जबकि पूरा मोटो का नाम ही है ये सिक्किम द अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो यहाँ की राज्य की सरकार है, इट इज़ एम्प्लॉइंग अ सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल फीस
एंड परमिट्स फॉर एंट्रीज, स्टे टाइम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एनवायरमेंटली सेंसिटिव हाई एल्टीट्यूड और प्रिस्टीन एरियाज़ के अंदर। अब प्रिस्टीन एरियाज़ के अंदर यानी कि जहाँ पर ना बायोडाइवर्सिटी जो है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस रीजन के हिसाब से, और आप ऐसा भी कह सकते हो वो क्या है, वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशी है। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो कुछ तो ऑलरेडी हैं और कुछ बन जाएंगी। क्या है ऑलरेडी और क्या बन जाएंगी? एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड है और एक्सटेंड बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से टूरिज्म का ऑपरेशनलाइजेशन होता है अलग अलग तरीक़ों से, लाइक विलेज टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्रैकिंग, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म सिक्किम के अंदर, तो इसको कम्युनिटी लेवल पर मैनेज करा जाता है। अब जैसे मैं आपको अगर एक बात बताऊं, एक जगह है, मैं सिक्किम की बात नहीं कर रहा, एक जगह है हमारे देश में, वहां पर जो लोकल कम्युनिटी है वो एक दूसरे को ना, मतलब बाहर से आए हुए लोगों को, एक दूसरे को नहीं, बाहर से आए हुए लोगों को टच नहीं करते हैं। आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, कुछ भी अगर कुछ करना होता है, वो पैसा दुकानदार रख देगा, वो टच नहीं करेगा। वहाँ पर आप नाइट के टाइम में स्टे नहीं कर सकते उस जगह पर, और अगर आपने किसी भी तरीके की कोई हरकत अगर उधर करी, आप रोड के किनारे खड़े होकर सूसू करने लगे, आपने कोई पेड़ की पत्ती मजाक मजाक में ऐसे ही हंसी मजाक खेलते खेलते निब्बा निब्बी घूम रहे, पत्ती तोड़ दी निब्बी ने, ठीक है, किसी पेड़ की, तो वहाँ पर 5,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक का जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर। वहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ को एक्चुअली वो अभी तक ट्राइब में इंटैक्ट रखती थी। वो जगह आई थिंक महाराष्ट्र में या कहाँ पर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेजूँगा। वो एक छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट की क्लिप है, मैं आपको आज ही भेजूँगा। तो वो जो 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने आप को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। इसलिए ये जुर्माना कोई अलग से अथॉरिटीज़ नहीं है, वो लोकल लोग ही आपको, जहाँ आप रुकते हो या जो भी है, आपने उधर इस एरिया के अंदर एंटर करा है, आपको रुकने नहीं दे रहे हैं वो रात को, तो वो सब चीज़ें वो खुद ही अपने आप से मैनेज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अभी तक एक ट्राइबल कम्युनिटी वाला ही जोन था, एक इलाका था। अब धीरे धीरे कर कर वो अपनी मतलब थोड़ा सा घुल मिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं वक्त और हालातों के अनुसार, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी पुरानी जो कल्चरल परंपरा है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इसको, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मैनेजमेंट एट द कम्युनिटी लेवल। उसके बाद प्रमोशन एंड न्यूज़ ऑफ लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, क्यूजीन्स। ये क्यूजीन क्या होता है? खाना पीना, है ना। एंड अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजिंग टूरिज्म फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है टूरिज्म रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्रीज़ को, एंड एफर्ट्स आर मेड बाय द सिक्किम, दे कैन बी अ बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन द अदर हिमालयन स्टेट्स ऑल्सो। तो इसको एक तरीके से मॉडल की तरह देखा जाए। तो क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट द हिमालयन इकोसिस्टम? नंबर 1, हार्नेसिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर कंजर्वेशन, इनकरेज करना डिवोटीज को, ट्राइबल्स को, कि वो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का पार्ट बने फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिग्रेडेड एरियाज, प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ इको कल्चरल लैंडस्केप। जो लैंडस्केप्स हैं दे आर हाईली इवॉल्व विद अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। तो वो ख़राब क्यों, वो फालतू में डिग्रेड क्यों, इस चीज़ के लिए जागरूकता जगाना लोगों के अंदर। और सरकार को तो ऑब्वियसली बात है एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकार के एफर्ट से भी कुछ नहीं हो पाता, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। उसके बाद इन्वॉल्विंग देम इन मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स एंड लैंडस्केप। आपको पता है सेक्रेड ग्रुप ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियंस के कुछ सेक्रेड ग्रुप्स के नाम बताओ। पीपल और बरगद, बैनियन जिसको कहते हैं, ये सारे पेड़, ठीक है। एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ मेघालय, यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, खासीज, गारो, जयंतियास, ठीक है। और आपको पता ना इनके हिल के भी नाम है, खासी हिल, गारो हिल्स एंड जयंतिया हिल्स, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में।
ट्राइब्स के तो नाम है ही है मेघालय इसके अंदर। और ये पता है कहाँ नाम आएंगे आपको? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। यहाँ पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट चली थी कि इनको अलग होना है इंडिया से, और जो बंदा था जिसने लीड करी थी वो था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दो थे वैसे तो, लेकिन जो एक प्रोमिनेंट बंदा था वो था एजी फीसो। इसने ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट लीड करी थी, ठीक है। AZ फीसो होता है, लेकिन अब थोड़ा सा कूल बनने के लिए मुझे नहीं पता कि उसको AZ फीसो के आते हैं, ठीक है। तो दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टमरी लॉ एंड दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन। जो हिमालयन होम स्टे है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर कोई रुकना चाह रहा है यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से, वो यहाँ पर आया हुआ है, तो हिमालयन होम स्टे प्रोग्राम इट फोस्टर्स कंजर्वेशन बेस्ड कम्युनिटी मैनेजमेंट, मैनेज टूरिज्म डेवलपमेंट इन रिमोट सेटलमेंट्स बाय ग्रेजुअली बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी इन ओनरशिप। उसके बाद प्रमोटिंग इको टूरिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल टूरिज्म। इको टूरिज्म विलेजेस, पार्क, सेंचुरी से दूसरे एरियाज जो हैं इनको आइडेंटिफाई करा जाना चाहिए ताकि एक प्राइमरी बेस बनाया जा सके इको टूरिज्म के लिए। विलेज कम्युनिटीज स्पेशली यूथ जो हैं, गाँव की जो महिलाएँ हैं, दिस शुड बी इन्वॉल्व इन इको टूरिज्म। रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कुछ गाड़ियाँ या विजिटर्स जो हैं इतने ही आए, मिनिमम इतनी आए, या फिर वो आए भी ना, गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ियाँ दूर पार्क करके आए लोग। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया से जब भी कोई गाड़ी नेपाल में जाती है फॉर पशुपतिनाथ मंदिर, सुना होगा आपने, एक पशुपतिनाथ मंदिर हमारे इंडिया में भी है, एक नेपाल में भी है, और जो इंडियन पुजारी होता है वो नेपाल के मंदिर का पंडित होता है, तो नेपाली पुजारी होता है वो इंडिया के पशुपतिनाथ मंदिर का पुजारी होता है। ये चलता है, ठीक है। तो जब आप नेपाल में एंटर करते हो ना पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए, तो काफ़ी दूर पहले आपकी गाड़ी पार्क करवा ली जाती है, वहाँ पर अलाउ नहीं है मतलब गाड़ी, ठीक है। जब वहाँ तक अंदर लेकर जा सको, काफ़ी दूर कुछ किलोमीटर्स पहले ही खड़ी करवा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ व्हीकल्स एंड विजिटर पर डे एंड पर ग्रुप, दे शुड बी इम्पोज ऑन सेंसिटिव इकोलॉजिकल साइट्स। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो मैं आपको बता रहा था, इस गाँव के बारे में जो बता रहा था मैं आपको, है ना, कि एक रात में आप रुक नहीं सकते, किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते वहाँ पर आप, है ना, ये चीज़ है। इवन पता है टच करने के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है 2,500 से 3,000 की, अगर आपने टच भी कर दिया चीज़ों को, घरों को टच करके निकल गए आप, वहाँ किसी की कोई चीज़ खड़ी हुई है, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, किसी का डॉग ही टच कर दिया आपने, 2,500 से 3,000 रुपये का जुर्माना है। उनको नहीं पसंद, बाहर का कोई भी पर्सन है वो, मतलब ना थोड़ा सा जैसा हम मानते हैं ना, थोड़ा सा एक हम तो रेसिस्ट टेंडेंसी के साथ करते हैं ऐसी हरकतें, वो डरते हैं कि उनको कोई बीमारियां वगैरह ना लग जाए। अब ये उनकी मतलब परंपरा है, उनकी सोच है, धीरे धीरे करके कोई डेवलप हो रहा है। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो आप मतलब उसको मतलब समझाओगे ना, उसको बताओगे ना वो चीज़ क्या सही है क्या गलत है। अब आपका जो बच्चा है वो पता चला डॉगी से डरता है और सांप पकड़ के हाथ में बैठा हुआ है, तो आप बताओगे ना कि डरना किससे चाहिए और खेलना किससे चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकल आर्ट, क्राफ्ट, क्यूजीन्स, डिशेस, दे शुड बी प्रमोटेड एंड मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूरिस्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द लोकल्स एंड देयर कल्चर डाइवर्सिटी एंड एंटिटीज नॉट लॉस्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कमर्शियल ट्रैकिंग के ऊपर, इट शुड बी इम्पोज ऑन मैंडेटरी बेसिस एंड क्रिएशन ऑफ लॉग और बैम्बू हट्स, दे शुड बी प्रमोटेड इन बिजी माउंटेन एरियाज, ठीक है। कुछ ये जनरल बातें थी, ये तो आप वैसे भी बनाकर लिख सकते हो। घुमा फिरा के वो एक ही बात बोल रहा था, उसने ज़्यादा ही लंबा घसीट दिया, एक ही उसमें पैराग्राफ में बनाकर ये सिक्किम वाली बात, असम वाली बात, नैनीताल वाली बात, ये सब कुछ दे सकता था, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, चैप्टर लेकिन हमारा इसी के साथ ख़त्म हो गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।